हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आपको होली की शुभकामनाएं और आप लोगों की होली मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी रही होगी। और ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है कि सक्सेस का गोल्डन रंग जो है वो सभी को मिले, और नेगेटिविटी और टॉक्सिस जो लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी से दूर रहें, और मेरी ज़िंदगी से तो बहुत ही दूर रहें। अब पास भी रहेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे, खैर ठीक है। चलिए ईएमआरएस के आज मैं आप लोगों के लिए केवीएस का जो लेकर आई हूँ टॉपिक, आप लोगों ने अपना सिलेबस अगर देखा हो तो इसमें जो है एक जो राइटर हैं, एक पोएट हैं, अमेरिकन पोएट है। आज मैंने अमेरिकन पोएट लिया, उस पर मैं आपको क्या करवाऊंगी बताऊंगी। पहले मैं आप लोगों को हार्लेम रेनेसांस के बारे में बताऊंगी, और फिर उसके बाद एक पोएट है लैंगस्टन ह्यूज, उनके बारे में बता के कुछ एमसीक्यूज है। मैंने एक टॉपिक तैयार करा है पूरा। ये टॉपिक आपको हमारा टेलीग्राम पे मिल भी जाएगा। जो लोग इसे यूटिलाइज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ एक आपसे रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपसे भीख मैं दे दे भगवान के नाम पे 10 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये दे दें। ईश्वर की कृपा बहुत है, उसकी ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप जो है कम से कम चैनल के बारे में बताइए तो सही। चले यार, तारीफ ना करो तो बुराई के सेंस से बुलाओ। बुराई करने में लोग आएंगे तो सही देखने के लिए। तो अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो बदले में मुझे भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा ना। क्योंकि एक चीज़ ये है, अगर इफ समबडी इज प्रोवाइडिंग यू समथिंग फॉर फ्री, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, डोंट कंसिडर इट योर राइट। ये राइट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। और हर कोई जो है ना, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। इफ समबडी गिव्स यू समथिंग, ऑब्वियसली ही और शी एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। अब अगर मैं अपने जो पेड बैचेज है उनमें पढ़ाती हूँ तो ऑब्वियसली उसके लिए मैं फीस चार्ज करती हूँ। तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ना। तो यहाँ पर ये है, ऐसा है कि सक्सेस यहाँ पर रेस्पेक्ट मिलता है, उतना ही नेगेटिविटी भी बहुत लोग यहाँ पर जो है करके जाते हैं, फेंक कर जाते हैं। वो उनकी अपनी जिसकी वो है ना, जाकी रही भावना जैसी, जिसके पास जो होगा वही वो दे के जाएगा। बट एक बात ये है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे और वो लोग यहाँ पर देखने के लिए आएंगे, व्यूज़ इसके अच्छे खासे रहेंगे, तो एक मोटिवेशन मिलता है, एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि हाँ हमको जो है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो वैसे भी अब एग्ज़ाम तो इसका होने वाला ही है। मैं इसको एक एक करके इसके पॉइंट्स जो हैं वो टॉपिक्स लेती जा रही हूँ। जैसे आज मैंने अमेरिकन पोइट्री में से उठाया है लैंगस्टन ह्यूज और हार्लेम रेनेसांस जो है लिया। अमेरिकन पोइट्री में 2 पोएट और दे रखे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और एमिली डिकिंसन, वो मैं कल करवाऊंगी। तो फिलहाल मैंने कहा ये इसको तैयार कर देती हूँ। इसके साथ ही है, देखो भैया ऐसा है कि क्रिटिसिज्म वगैरह से डर के ना मैं अपना ऐड करना बंद नहीं करती भैया। मेरे को जो है ना अपनी रोजी रोटी के साथ ब्रेड बटर भी चाहिए होता है। तो ये है कि यहाँ पर और मेरी यही कैंडिडेट्स जो है ना, कैंडिडेटनेस जो है कुछ लोगों को तो बहुत पसंद आती है, और कुछ लोगों को तो ऐसे चीटियाँ काटती हैं ना बहुत ही ज़्यादा। तो कटते रहो, ठीक है। जिसके अब क्या कर सकती हूँ मैं। हाँ भाई देखो, ये है यूपी टीजीटी इंग्लिश का जो ये एक लास्ट आवर प्रिपरेशन बैच है। भाई एक बात ये है, अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी है, तुमको लगता है तो ये बैच में एक बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए ना, कम पैसों में बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। क्यों? क्योंकि कुछ जैसे भाई एक बात है, जिसकी जो पढ़ाने का तरीका होता है ना वो उसको बदल नहीं सकता। तो इसमें भी ये है कि कंप्रेस फॉर्म में एवरीथिंग यू विल बी प्रोवाइडेड एवरीथिंग। इसके साथ ये है अपना हमारा मेंस का बैच है डिस्क्रिप्टिव का। इसमें भी जो है अब इसमें काफ़ी सारे सेशंस इसमें हो चुके हैं, 14-15 सेशंस हो चुके हैं। और जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, और इसका एक डेमो भी पड़ा हुआ है, दोज हु वांट टू वॉच दे कैन। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब लैंगस्टन ह्यूज के बारे में पहले मैं हार्लेम रेनेसांस के बारे में बताऊंगी, कि मैंने थोड़ा सा नोट्स की तरह तैयार करा है इसको। पहले आप लोगों ने एक वर्ड है हार्लेम रेनेसांस, अगर सुना हो। हार्लेम रेनेसां क्या है, क्या चीज़ है, लैंगस्टन ह्यूज को आप तब समझ पाएंगे। हार्लेम रेनेसांस को पहले समझिए, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में भी हेल्प करता है। देखो हार्लेम रेनेसांस क्या है, ये एक अफ्रीकन अमेरिकन कल्चरल मूवमेंट था जो 1920 से 30s के बीच में क्या था। दिस वॉज Actually, this was an African American cultural movement that flourished during 1920s and 1930s. In the Harlem neighborhood. न्यूयॉर्क में जो हार्लेम नाम की जगह थी वहाँ पर ये फ्लरिश हुआ। अफ्रीकन अमेरिकन जो है ये एक लिटरेरी मूवमेंट था, कल्चरल लिटरेरी मूवमेंट था।
ये एक वो मूवमेंट था जहाँ पर जो ब्लैक राइटर्स थे, यानी कि जो अफ्रीकन राइटर्स थे, पोएट्स थे, म्यूजिशियंस थे, इन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करा, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करना शुरू करा. बिफोर दैट दे वर नॉट, दे वर मार्जिनलाइज्ड, दे डिड नॉट कम अंडर एनी कैटेगरी. मगर इस 1920s एंड 30s के दौरान इन्होंने अपनी अपनी क्रिएटिविटी को दे स्टार्टेड जो है सेलिब्रेटिंग देयर आइडेंटिटी, हेरिटेज एंड क्रिएटिविटी. तो इसको कई बार जो है ना न्यू नीग्रो मूवमेंट भी कहा जाता है, जो एलन लॉक के द्वारा जिस मूवमेंट इस टर्म को पॉपुलराइज करा. इट इज समटाइम्स कॉल्ड द न्यू नीग्रो मूवमेंट. नाउ क्विक क्वेश्चंस. हार्लेम रेनेसांस, व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट दिस इज, फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए. क्या है ये मूवमेंट? दिस इज, बताओ आपके दिमाग में आया? ये है, कौन सा है? दैट इज अफ्रीकन अमेरिकन कल्चरल लिटरेरी मूवमेंट. कहाँ हुआ था? वेयर दिस मूवमेंट फ्लरिश्ड? हार्लेम नाम की जगह पे, जो कि न्यूयॉर्क के पास है. इन विच पीरियड दिस मूवमेंट फ्लरिश्ड? During 1920s and 1930s, and sometimes this movement is also called the new Negro movement. And who gave this term? Alan Locke. Alan Locke ने ये term दिया था. चलो बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की. ये मूवमेंट जो है ना बहुत सारे सोशल चेंजेस जो है के बाद आया था. सबसे पहले एक चीज़ होती है द ग्रेट माइग्रेशन, लोगों का जाना. 16 से 30 के बीच में 1900 यानी कि 20th सेंचुरी में बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं वो लोग रूरल साउथ को छोड़कर नदर्न सिटीज़ में गए, जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, डिट्रॉयट, क्योंकि वहाँ पर वो जो नस्लीय हिंसा थी उससे बचने के लिए दे मूव्ड फ्रॉम रूरल साउथ टू नदर्न सिटीज सच एज न्यूयॉर्क, शिकागो एंड डिट्रॉयट. और वहाँ पर उन्होंने दे स्टार्टेड सीकिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देयर. Obviously, when some people migrate from one place to another place, they go there for better future, for better earning opportunities. Post World War First racial awareness. World War First 1914 to 1918 African American soldiers जिन्होंने वॉर में लड़ाई की थी, उन्हें कहा कि हमको जो है ना we should be given more importance, हमको ज़्यादा सिविल राइट्स एंड डिग्निटी दी जानी चाहिए. अर्बन ब्लैक कल्चर इन हार्लेम जो है ना एक सेंटर ऑफ ब्लैक इंटेलेक्चुअल लाइफ बना. इट इज़ नियर न्यूयॉर्क, जहाँ पे राइटर्स जो है इकट्ठे हुए, हार्लेम में लोग इकट्ठे हुए, और पीपल स्टार्टेड फीलिंग प्राइड ओवर देयर ब्लैक आइडेंटिटी. दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग वट एवर दे आर, हु एवर दे आर. दे स्टार्टेड फॉलोइंग इन लव विद देमसेल्व्स, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से हट के कि वी आर वॉट वी आर एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट. हार्लेम रेनेसांस की क्या क्या मेजर फीचर्स हैं? सबसे पहले दीज राइटर्स स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग देयर ब्लैक आइडेंटिटीज़. इन्होंने अपनी अफ्रीकन हेरिटेज, अपने फोकलोर, अपने डायलेक्ट, एवरीडे जिस चीज़ के लिए उनको नीचा दिखाया जाता था, यू कैन बी, एक चीज़ होती है ना, लैंग्वेज कैन बिकम द वेपन फॉर इन्फ्लिक्टिंग पेन्स ऑन अदर्स, एंड यू वेरी वेल नो अबाउट इट, क्योंकि आप लोग तो इधर उधर जाके ये लैंग्वेज से पेन इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करते ही रहते हैं. आप में से कुछ लोग, आप बहुत 95% लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनका मेंटल वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन 5% टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, दे गो एंड दे जस्ट शो देयर पर्सनैलिटी. तो भाई बात ये है कि एक लैंग्वेज जो होती है ना वो एक वेपन का भी काम करती है लोगों को चोट पहुंचाने के लिए. और अगर किसी को गुलाम बनाना होता है ना, तो उसको गुलाम बनाने के लिए उस पर फिजिकल फोर्स लगाने की जरूरत है. यू डोंट नीड टू पुट फिजिकल प्रेशर ओवर समबडी और फिजिकल फोर्स ओवर समबडी. इफ यू डिस्ट्रॉय द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, और इफ यू मेक दैट पर्सन बिलीव दैट यू आर inferior, you do not stand anywhere, your culture is inferior, your language is inferior, your skin color is inferior, and you keep on saying this thing to that person, so obviously he'll be conditioned to believe all these things, or from that moment he'll turn into a bonded labor, a slave. तो स्लेव बनाने के लिए you don't need to
ब्रूटल फोर्स ओवर समवन, दिमागी रूप से बनाओ। तो बट यहाँ पर हार्लेम रेनेसां के दौरान ब्लैक आइडेंटिटी को लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू करा, अपनी अफ्रीकन हेरिटेज को उन्होंने स्वीकार करना शुरू करा, और बहुत सारे जो वर्कर्स जो है ना, बहुत सारे जो लोग हैं, उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपोज किया, सेग्रीगेशन को, सोशल इनजस्टिस जो अमेरिका में उनके साथ हो रहा था। जैज एंड ब्लू रिदम ये एक चीज़ थी उसमें। लिटरेचर एंड पोइट्री जो ना अफ्रीकन अमेरिकन एक म्यूजिकल फॉर्म होती है, जैज एंड ब्लूज उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई। इसके अलावा अब रियलिस्टिक लाइफ हार्लेम रेनेसांस से के जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे, डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे लाइफ को दिखाया जाने लगा, और इस मूवमेंट ने ब्लैक कल्चर को असर्ट करा, ब्लैक कल्चर की ब्यूटी को असर्ट करा। जो हार्लेम रेनेसां के मेजर राइटर्स हैं वो देखिए, सबसे पहले लैंगस्टन ह्यूज, सबसे फेमस पोएट जो हैं, जिन्होंने जैज रिदम्स और एवरीडे ब्लैक स्पीच यूज़ करा। उनके वर्क्स में अगर हम लिखते हैं, द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स, द वियरी ब्लूज, मॉन्टेज ऑफ, ये आप देख सकते हैं हार्लेम रेनेसां से संबंधित है, तो आप ये तो चीज़ देखिए। उसके बाद क्लॉड मैके, ये प्रोटेस्ट पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। इनकी फेमस पोएम का नाम है इफ़ वी मस्ट डाई। जोरा हर्स्टन, ये ब्लैक, ये फोकलोर्स बताती हैं, जो दंत कथाएँ होती हैं। द आइज वर वॉचिंग गॉड एंड काउंटी कलन, ये इन्होंने लिरिकल पोइट्री लिखी है। जॉन ट्यूमर, इनका फेमस वर्क है केन। और हार्लेम रेनेसां की मेजर थीम्स जो होती हैं, अब आप समझ सकते हैं इनकी थीम क्या होगी। सबसे पहले रेशियल प्राइड होगा, कि ये अपनी आइडेंटिटी पे गर्व करते थे, अफ्रीकन हेरिटेज, स्वयं को बताना कि वी आर व्हाट वी आर नो लॉन्गर इंफीरियर टू यू। फ्रीडम एंड इक्वालिटी, अर्बन ब्लैक लाइफ, म्यूजिक, जैज एंड ब्लूज जो मैंने आपको बताया। और अगर हम बात करते हैं कि हार्लेम रेनेसांस की इम्पोर्टेंस क्या है, तो हार्लेम रेनेसांस की इम्पोर्टेंस ये है कि इसने अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर को ग्लोबल बनाया। कि भाई जो चीज़ एक हिस्से तक सीमित थी, व्हेन पीपल स्टार्ट feeling proud over themselves, when they feel proud over their heritage, over their culture, over their language, then they take stand to let others also believe, yes, we are superior, we are no longer inferior, and this is the reason behind Harlem Renaissance। कि ये इसने afro american identity लिटरेचर को ट्रांसफॉर्म किया, ग्लोबल बनाया, which was meant only for a couple of people that went global। इसने racist stereotypes को challenge किया, black identity को redefine करा, और उसके बाद civil rights movement और जो है इनको influence किया। इसने major black writers को लेकर आया। तो अभी एक काम करते हैं, ये हुआ आपका जो मैंने हार्लेम रेनेसां, क्योंकि अगर आप लैंगस्टन ह्यूज के बारे में जानना चाहते हैं, आज क्या हुआ ना, मेरा चश्मा जो है टूट गया, चश्मे की एक डंडी टूट गई। अब मैंने दूसरा चश्मा पहन रखा है, उससे मुझे देखने में हो रही है दिक्कत। पता नहीं, हम लोग अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, अब बिना चश्मे के मुझे कुछ दिखता नहीं। चश्मे की डंडी टूट गई। चश्मे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मगर किसी का मैं वो ना नज़र, वो चश्मा बहुत तेज़ी से मेरी जो है ना आईसाइट वीक हो रही है, तो किसी उनमें पुराने वो पड़े हुए लेंसेज आप सबको ठीक करवाना है, क्योंकि यूज टू हो जाते हैं ना, हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। चलो लैंगस्टन ह्यूज के बारे में आपको बताती हूँ। लैंगस्टन ह्यूज कौन है? आप लोगों ने नाम सुन रखा है लैंगस्टन ह्यूज का, नहीं सुन रखा तो सुनिए। लैंगस्टन ह्यूज जो हैं वो एक पोएट, नॉवलिस्ट और एसेइस्ट थे। बेसिकली वो बच्चों की किताबें लिखा करते थे। हार्लेम रेनेसांस के वो सेंट्रल फिगर थे। अब आपको पता है हार्लेम रेनेसां क्या था, कि इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ ब्लैक आइडेंटिटी। उनकी पोइट्री में जैज़ और सोशल प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। जन्म हुआ था यूएसए मिसौरी में, कंसास में वो पले बड़े, और बाद में वो न्यूयॉर्क सिटी में चले गए एंड ही स्टडीड एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो ये आपको रेडी टू यूज़ मटेरियल है, आप इससे पढ़ के फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके बाद मुझे उल्टा सीधा बोल सकते हैं। क्योंकि देखो बात यही होती है कि एक होती है ना कहावत, नेकी कर जूते खा मैंने खाए और मैं ही खाऊं, लेकिन मैं जूते खाऊं क्योंकि मुझे मालूम है जो लोग अच्छे हैं वो हैं,
और जो नहीं है उनको तो यही करना है, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है। मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगी कि मैं बार बार एक चीज़ कह रही हूँ कि आई हैव, बीच में इसको मैंने रोका था, अब एग्ज़ाम की डेट आई है, स्टार्ट करा है, बट मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि, और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई मेरे पे इतना ज़्यादा मेरे कहने से काम करता है कि मैंने कह दिया और कर लिया। ऐसा कोई नहीं होता कि जिसको पढ़ना है और करना है, कि जिसको बैच खरीदना है वो ना खरीदे। तो भाई मैंने तो ये बैच कभी पेड करा ही नहीं, कि जो लोग मुझे यहाँ पर आकर उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मैंने तो कभी ये बैच मेरे ऐप पर है ही नहीं, मैंने कभी पेड नहीं करा। लेकिन हाँ ये होता है कि चीज़ें होती हैं कभी, एट टाइम्स इट हैपन्स कि आप नहीं वो कर पाते हैं चीज़ों को, बहुत थके हुए होते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, थक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो एट टाइम आपको नहीं लगता कि चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, पीपल टेक इट एज देयर राइट। तो अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी मिल रही है तो अपॉर्चुनिटी की तरह उसको यूज़ करिए, बट उसको राइट ना समझें तो बेटर हो जाएगा। क्योंकि ये तो एक सीधी सी बात है कि वट एवर वी आर डूइंग ओवर हियर, और कोई भी, अब एक बात मुझे बताइए, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे वो कहते हैं हम बदले में कुछ उम्मीद नहीं करते, बट वो ये तो सोचते हैं ना कि बच्चा हमारा हमारे बुढ़ापे में हमारे लिए कुछ कहे। कुछ ऐसा कौन इंसान होता होगा जो बिना किसी चीज़ के बदले में किसी के लिए कुछ करता होगा। मैंने यहाँ पे किसी से कुछ नहीं मांगा। जैसे लोग 8-10 लेक्चर्स देते हैं, उसके बाद पेड कर देते हैं कि अब आप पेड में आओ, या ये जो लेक्चर्स पढ़े रहते हैं उनको क्या कर देते हैं, वो प्राइवेट कर देते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा, मैं करती ही नहीं हूँ। बट मुझे बुरा तब लगता है कि जब मैं कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ एंड पीपल हर्लिंग स्टार्ट, मतलब लोग जो है अपनी नेगेटिविटी यहाँ फेंकना शुरू कर देते हैं। तो आई एम नॉट फॉर दैट। और भाई सिंपल सी बात है, टेक यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी, डोंट कंसिडर इट योर राइट। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि उनका लिटरेरी करियर शुरू हुआ था, ये देखिएगा यहां पर, इसको अंडरलाइन भी कर देती हूं मैं। द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स, उनका लिटरेरी करियर शुरू हुआ था द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स। तो ये हार्लेम रेनेसांस के एक बहुत ही जानी मानी फिगर हैं। इनका जो है मिसौरी में इनका जन्म हुआ, लेकिन कंसास में पढ़े, बड़े कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, और लिटरेरी करियर स्टार्ट हुआ था द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स, क्योंकि इनके बारे में मतलब केवल राइटर का नाम दिया गया है। ये पोएम क्राइसिस नाम के जर्नल में पब्लिश हुई थी, ऑफिशियल मैगजीन थी, नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, यानी कि ब्लैक्स के लिए थी। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद, अभी मैंने आपको बताया इनकी पोएम जो है जो सबसे पहले पब्लिश हुई उसका क्या नाम था, रिकॉल कीजिए क्या नाम था उसमें। द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर, द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर, क्या नाम था, द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर। कोलंबिया यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत सारे मीनियल जॉब्स करे, अब्रॉड रहे, कुछ समय पेरिस में भी रहे, फिर यूनाइटेड स्टेट्स आ गए 1924 में। क्या नाम था उनकी पहली पोएम का, द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर। मिड 1920s में वो एक मॉडर्निस्ट पोएट बन गए। जैज एंड ब्लू रिदम ये फॉर्म ऑफ म्यूजिक है, वो इनके वर्क्स में हमें देखने को मिलता है। लिंकन यूनिवर्सिटी से 1929 में ग्रेजुएशन करा, सोवियत यूनियन में कुछ समय बिताया, और लेफ्ट विंग पॉलिटिकल आइडियाज़ उनके यहाँ पर डेवलप हुए। मैकार्थी एरा के दौरान उन्होंने कम्युनिज्म को डिनाउंस किया और पार्टी मेंबरशिप छोड़ दी। मैकार्थीज्म, सैलमविच ट्रायल एरिया, जो वो सब कुछ हुआ था। लेटर उन्होंने जो है सोवियत यूनियन के बारे में सही लिखा, अच्छा लिखा। 60s में उन्होंने ब्लैक पावर मूवमेंट को रिजेक्ट किया
और ह्यू जो है वो मोस्ट रिस्पेक्टेड अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स में से एक माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि लैंगस्टन ह्यूज पर कौन से राइटर्स का प्रभाव देखने को मिलता है, वॉल्ट विटमैन जिनका नाम आप सबने सुन रखा है, नेशनल पोएट ऑफ अमेरिका माने जाते हैं, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहे जाते हैं, कार्ल सैंडबर्ग, पॉल लॉरेंस एंड क्लॉड मैके। उनके ये पोइट्री कलेक्शंस हैं, द वियरी ब्लूज, फर्स्ट मेजर पोइट्री कलेक्शन, फाइन क्लोथ्स टू द ज़ू जो ब्लैक म्यूजिक के बारे में बताता है, कंबाइंस जैज एंड ब्लू विद ट्रेडिशनल वर्स है, और फोकसेस ऑन लोअर क्लास बैक लाइफ, ये फाइन क्लोथ्स टू द ज़ू। ऐसे हैं उनके द नीग्रो आर्टिस्ट एंड द रेशियल माउंटेन। उसके बाद ये कहते हैं, ये देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए मैंने मेरी एक अपनी स्टैंडर्ड बुक है, मैं आपको ये नहीं बताओ कहूँगी कि ये मैंने एआई से उससे लिया, मेरी अपनी किताब है, मैंने अपनी किताब में से मार्क करके इसको मैं ये लिया है, मैंने अपनी किताब में से लिया। वैसे तो एआई के पास सब कुछ होता है और इसीलिए इन चीज़ों को तैयार करने में समय भी लगता है। नीग्रो आर्टिस्ट एंड द रेशियल माउंटेन, ये उनका इंपॉर्टेंट एस्से है, द नेशन नाम के जर्नल में पब्लिश हुआ और हार्लेम रेनेसां का मैनिफेस्टो माना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि विच वर्क इज कंसिडर्ड द मैनिफेस्टो ऑफ द हार्लेम रेनेसां एंड दैट इज द नीग्रो आर्टिस्ट एंड द रेशियल माउंटेन। नॉवल है उनका नॉट विदाउट लाफ्टर, एक स्टोरी ऑफ अ सेंसिटिव ब्लैक बॉय है। शॉर्ट स्टोरीज हैं द वेज ऑफ वाइट फोक्स, ये सब आपको टेलीग्राम पे डल जाएगा और आपको मिल जाएगा। प्ले है मुलेटो जो कि रेस और रिलेशंस के बारे में बताता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है द बिग सी। पोइट्री है शेक्सपियर इन द हार्लेम, ये भी इनका वर्क है शेक्सपियर। जर्नलिज्म है, उन्होंने एक बहुत फेमस वीकली कॉलम लिखा था शिकागो डिफेंडर नाम के न्यूज़पेपर में, और जिसमें उन्होंने एक हार्लेम कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा है, जैसे बी सिंपल। लेटर वर्क्स हैं आई वंडर एज आई वेंडर, सेकेंड ऑटोबायोग्राफी है उनकी जब वो सोवियत यूनियन गए थे। बाकी उनके पोएम कलेक्शंस हैं जो आप देख सकते हैं, द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर, मदर टू सन, ड्रीम्स, द वियरी ब्लूज, बॉय ब्लूज, लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन, ये उनके वर्क्स हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ उनके जो है क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं। एक उनका द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर, ये जो है ये एक ब्रीफ छोटी सी पोएम है। तो ये ह्यूज ने तब लिखी थी जब वो ट्रेन से जा रहे थे, मिसिसिपी रिवर्स के ऊपर से गुजर रहे थे, और जब वो अपने पिता से मिलने के लिए मेक्सिको में जा रहे थे। तो चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अब अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आराम से बता देंगे कि क्या है ये क्वेश्चंस। Langston Hughes is most closely associated with which literary movement? And the answer is, सबसे पहले का आंसर आप सभी को पता है क्या है, and that is B, हार्लेम रेनेसां। मैंने 20 क्वेश्चंस इसके लिए हैं, 10 क्वेश्चंस जो है मैंने आपके शॉर्ट वाले लिए हैं। हार्लेम रेनेसांस, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Langston Hughes was primarily known as metaphysical, modernist novelist, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर, नेचुरलिस्ट, ड्रामेटिस्ट। तो ये हैं अफ्रीकन अमेरिकन राइटर। पर एक बात बताऊं, जब पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब पढ़ा हुआ नहीं होता तो इन्हीं क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए जाते। तो अगर कोई आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहा है और आप तक जेन्युइन नॉलेज पहुंच रही है, तो डोंट यू थिंक यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट, है ना? तो अगर एक छोटा सा थैंक यू, एक छोटा सा जो है लाइक, अगर आप इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में लोगों को बताते हैं, तो दैट इज इनफ फॉर मी। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ, ठीक है। लैंगस्टन ह्यूज वॉज बॉर्न इन, अभी मैंने आपको बताया था, न्यूयॉर्क, शिकागो, जॉपलिन या ओयो, और मिसौरी से आपको याद होगा, दैट इज सी, जॉपलिन, मिसौरी। Which of the following is Hughes' major volume of poetry? देखिए, and that is The Dream Keeper, Montage of a Dream Deferred, The Weary Blues, Fine Clothes to the Jew, and that is The Weary Blues. That is
द वियरी ब्लूज. The poem The Negro Speaks of River was first published in 1921 and has helped establish Hugh's reputation. It primarily celebrates. ये क्या celebrate करती है? The industrial north, the ancient and enduring heritage of black people, the American frontier, the life of urban. तो ये जो है ये ancient and enduring heritage of black people. Which Hughes collection is especially noted for its jazz and blue rhythms? बताइए. जैज एंड ब्लूज रिदम्स में के लिए उनका कौन सा वर्क जो है वो जाना जाता है? एंड दैट इज वियरी ब्लूज. वियरी ब्लूज. हार्लेम. हार्लेम. व्हाट हैपन्स टू अ ड्रीम डेफर्ड किस में आती है? द वियरी ब्लूज, द मॉन्टेज ऑफ अ ड्रीम डेफर्ड. वो देख के पता चल रहा है हैपन्स टू अ ड्रीम डेफर्ड है तो मॉन्टेज ऑफ अ ड्रीम डेफर्ड से ली गई है. मॉन्टेज ऑफ अ ड्रीम डेफर्ड. Hughes' first novel published in 1930 and focused on American life in Kansas is. अगर अभी आपने ध्यान दिया होगा तो बताएंगे दैट इज नॉट विदाउट लाफ्टर. दैट इज नॉट विदाउट लाफ्टर. The short story collection that incisively portrays black-white relations in America is. That is The Ways of White Folks. The Ways of White Folks. Hughes' character Jesse B. Simple appears mainly in his. अभी आपको इस वाले के बारे में मैंने बताया था. Jesse B. Simple appears mainly in his. And that is newspaper columns and short stories. ये जब उन्होंने जो है ये न्यूज़पेपर ये कैरेक्टर जो है उन्होंने इस इंट्रोड्यूस करा था. कुछ देख रही थी इसलिए थोड़ा सा खो गई थी. Which of the following autobiographical works was written by Langston Hughes? बताइए. Black Boy, I Know Why the Caged Bird Sings, The Big Sea, Go Tell It on the Mountain. And that is The Big Sea. The Big Sea is his autobiographical work. The later poetry collection, The Panther and the Lash, is notable for engaging with. That is Black Power movement and contemporary racial protest. And that is B, the Black Power movement. Let America Be America again primarily critiques American foreign policy, the failure of the American dream for the oppressed, रिलीजियस इंटॉलरेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स. और ये देखिए अमेरिकन ड्रीम अगर आप लोगों को नहीं पता तो अमेरिकन ड्रीम के बारे में पढ़िएगा ज़रूर कि अमेरिकन ड्रीम है क्या. वैसे तो अभी अमेरिकन जो हैं वो राइटर्स वैसे भी हैं. Hughes' work is widely recognized for its integration of which musical traditions? And that is अभी बार बार आ रही थी यही चीज़, jazz and blues. That is jazz and blues. Which play by Hughes, adapted from one of his short stories, achieved success on Broadway in 1935? Black Nativity, Mulebone, Mulatto या Street Scene? तो बताइए क्या होगा. And that is Mulatto.
ये सारी चीज़ मैंने नोट्स में भी दी है, तो उसको देखिएगा। The gospel play that retells the nativity story using used poetry and spirituals is, and that is Black Nativity. That is Black Nativity. In I too, the speaker's assertion, I too am American, expresses acceptance, desire, claim to inclusion, rejection. तो यही सही होगा, I too am American, I too am America, claim to inclusion, and that is claim to inclusion कि भाई हम भी तो वही है, अमेरिकन ही है, claim to inclusion and equality. A recurring thematic concern in Hughes' poetry is racial, क्योंकि हार्लेम रेनेसांस के जितने भी ब्लैक राइटर्स थे, they voiced their voice for racial pride, social injustice, and the struggle for equality, and that is C. The poem cycle Monte of a Dream Deferred is formally characterized by a Monte-like sequence influenced by वो jazz rhythms and urban scenes, jazz and blues जहाँ दिखे हुए black music वही है. And short जो question है MCQ. Hugh contributed lyrics to the Broadway musical Street Scene, collaborating with which composer? George Gershwin, Kurt Weill, Leonard Bernstein या Duke Ellington? And the answer is Kurt Weill. Kurt Weill. अब यहाँ पर इसके जो है ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन 80 वर्ड वाले हैं. Why is Langston Hughes regarded as a central voice of the Harlem Renaissance? आपको ये इसमें पूरा इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन वाला है, ये पूरा दिया हुआ है. हाउ डज लैंगस्टन ह्यू पोर्ट्रे द आइडिया ऑफ अ ड्रीम डेफर्ड इन हिज पोइट्री? आप पढ़िए और आपको इसमें जो भी वर्क्स हैं उनसे संबंधित चीज़ें भी पता चल जाएंगी. 10 क्वेश्चन विद आंसर्स आप लोगों को दिए हुए हैं. 10 है ना, कितने हैं? 10 है, 5 है, 5 ही दिए हैं, 10 की ज़रूरत नहीं थी, 5 ही दिए हैं. तो 5 क्वेश्चन हैं और इसे आपको पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई अगर ये जो राइटर है एक्चुअली ये राइटर कौन सी जो है उसको बिलोंग करता है, किस लिटरेरी मूवमेंट को बिलोंग करता है, क्या इसके वर्क्स हैं. तो मैंने अपनी कोशिश करी है आपको बताने की. दैट्स ऑल. बाय बाय.